हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। और दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। वो सब्सक्राइब हो गया तो दोस्तों लाइक भी कर दो यार। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमी वैसे ही अर्थशास्त्र अध्याय 8 7 तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। पढ़ लिया हमने। केंद्रीय बैंक पढ़ा था कल। आज पढ़ेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक। दोस्तों, उसका एक गवर्नर होता है, नोटों में देखा होगा, कहीं भी नोट है उसमें साइन होती है रिजर्व बैंक के गवर्नर की। तो दोस्तों, जो पैसा आता है कहाँ से आता है दोस्तों? कौन निकालता है पैसे? दोस्तों, पैसे कौन मतलब जारी करता है? आरबीआई करता है दोस्तों। आरबीआई के द्वारा ही पैसे जारी किए जाते हैं। किसी उसकी इंडस्ट्री होगी जो कि अपने देवास में बनते हैं, वहाँ पे नोट बनते हैं। देवास में, मध्य प्रदेश के देवास जिले में नोट बनते हैं, पर जारी कौन करता है? आरबीआई करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सही लग चुकी है यहाँ पे इंक डाल रहा था मैं वाइटनर में, सॉरी मार्कर में। तो देखते हैं आरबीआई। पहले इसका हिस्ट्री जान लेते। हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, ये इंग्लिश में लिखा हुआ कमीशन 1925 में आया था। 1925 में आया। इसने क्या कहा? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक की स्थापना करने के लिए आया था। तो सरकार ने इस बिल को क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया। मतलब हाँ, केंद्रीय बैंक की स्थापना करना है तो सरकार ने एक्सेप्ट तो कर लिया। इस उद्देश्य की वह पूर्ति हेतु विधानसभा एक बिल प्रस्तुत किया। सरकार ने हाँ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसने विधानसभा में केंद्रीय बैंक के लिए बिल प्रस्तुत किया, जो संसद होती ना। तो क्या हुआ? वहाँ पे जो संसद होती है, कमेटी, वो विचार करती है क्या करना है, इसको आगे स्वीकार करना है कि नहीं, लागू करना है कि नहीं। तो वहाँ पे विधानसभा में बिल पास नहीं हुआ, मतलब मत नहीं मिल सके उसको, तो रोक दिया गया। फिर क्या हुआ? इस जो कार्रवाई चल रही थी बिल की, तो कुछ समय के लिए ये कार्रवाई बंद कर दी गई। तो फिर क्या हुआ दोस्तों? केंद्रीय जांच कमेटी 1929 में, सन 1929 में केंद्रीय जांच कमेटी ने रिजर्व बैंक की पुनः क्या करे? उसने रिजर्व बैंक की स्थापना की, आरबीआई। इसकी स्थापना के लिए सिफारिश की। इसकी स्थापना के लिए 1929 में केंद्रीय कमेटी थी, उसने बोला कि हम अब आरबीआई की स्थापना करते हैं, रिजर्व बैंक की। तो दोस्तों, फिर उस जो बिल पास हुए होंगे, फिर 1934 में आरबीआई की स्थापना हुई। मतलब ये एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया 1934 में, स्थापना हो गई दोस्तों। फिर एक 1 अप्रैल बोल सकते हैं, 1 अप्रैल 1935 से 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 की हुई थी और 1935 को कार्य प्रारंभ हो गया। तो इसी को बोलते दोस्तों आरबीआई या रिजर्व बैंक। ये हो गया हिस्ट्री। अब देखते दोस्तों, आरबीआई का उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहती है आरबीआई बैंक। अब बैंक तो आ गई आरबीआई, तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे। तो दोस्तों, उद्देश्य देख लेते इसके क्या क्या है, शॉर्टकट में बताऊंगा मैं। तुमको लिखना कैसे? उद्देश्य, आरबीआई के उद्देश्य ऐसा लिखना।
आरबीआई के उद्देश्य, यहाँ पे अंडरलाइन करना, फिर एक पॉइंट है क्या उद्देश्य है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय, आप यहाँ ऐसे कर लेना। फिर आगे से जो क्या करती है आरबीआई, मुद्रा के लिए नीति लागू करती है, किसी बैंक में पैसे देने के लिए वो नीति लागू करती वगैरह वगैरह लिख लेना ऐसा। तो ये पहला उद्देश्य हो गया। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा। तो मैं ऐसे बता दिया, पर मेरे पास यार इंक नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। प्रॉब्लम यही है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे समझा देता हूँ। ये पहला पॉइंट तो हो गया, साख एवं मुद्रा की नीति का समन्वय। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व मुद्रा और साख पर दोहरा नियंत्रण था। क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई की स्थापना नहीं हुई, पहले से मतलब मुद्रा साख में नियंत्रण था, कंट्रोलर था। यह देश की मुद्रा बैंकिंग प्रणाली में समूचे विकास के हित में नहीं था। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तो साख मुद्रा में उचित समन्वय स्थापित करना आवश्यक हो गया है ना, ये लिख देना। फिर रुपये, दूसरा है दोस्तों रुपये के आंतरिक दिख नहीं रहा होगा ना, आंतरिक एवं बाह्य स्थिरता, यह सेकंड पॉइंट हो गया। रुपये के मूल्य में स्थिरता स्थापित करने के लिए आवश्यक था तो साख मुद्रा पर एक ही संस्था का नियंत्रण हो ताकि देश में मुद्रा की पूर्ति का विस्तार विस्तार भी होना चाहिए और संकुचित भी होना तथा व्यापारिक अवस्था के अनुसार किया जा सके। तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक बैंक होगा, सभी बैंक तो मतलब अलग अलग करेगी ना। अगर मान लो एसबीआई हो गई, यहाँ पे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया होगी, बैंक ऑफ इंडिया, तो ये पैसे का मूल्य अलग अलग कर सकती। मान लो ये 10 रुपये का 5 रुपये कर दी, ये 5 वाला इसने 10 रुपये में कर दी, आरबीआई ने 50 रुपये कर दी, तो पैसे जा रहे हैं उसमें समन्वय स्थापित नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए दोस्तों आरबीआई क्या करती है, जो भी उसी के यहाँ तो पैसे, वहाँ से तो पैसे आते हैं, जब भी तो मान्यता रहती पैसों की। तो दोस्तों ये लिख लेना, रुपये के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता, बाहर से आए या अंदर से आए पर आरबीआई के अंदर ही आना है, सभी को वहीं से होके गुजरना है बस। थर्ड है बैंकों के नगद कोषों का केंद्रीकरण कर दो, रिजर्व बैंक की स्थापना पूर्व सभी बैंक अपने नगद कोष अलग अलग रखा करते थे। आरबीआई की स्थापना नहीं हुई थी, पहले बैंक जो भी उनका पैसा था वो अलग अलग रखते थे। इससे जनता का विश्वास कम रहता था कि होगा यार कोई अलग अलग बैंक है, वो अलग अलग अपना पैसा बताती थी, तथा बैंकिंग प्रणाली अच्छी नहीं थी। बैंकों के नगद कोषों को केंद्रीकरण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना आवश्यकता थी। क्या बोल रहा है, अरे भाई आरबीआई की स्थापना क्यों हुई थी ये सोचना पड़ेगा पहले। आरबीआई क्यों स्थापना हुई थी, अपन को डिटेल कुछ प्रॉब्लम जानना पड़ेगी कि बैंकों के जो नगद कोष थे उनका अलग अलग था हर बैंक का, इसलिए उसका एकीकरण करना चाहती है आरबीआई, इसलिए आई। फिर रुपये के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना चाहती है, कोई बढ़ाना नहीं चाहती, जो बढ़ाएगा तो समान मूल्य होना चाहिए ऐसा। मुद्रा साख नीति में समन्वय भी करना चाहती है आरबीआई इसी तो लिए आई है। क्यों आई है, मान लो एक हीरो मुंबई में चले गया, तो हीरो क्यों गया होगा मुंबई में, क्यों आया होगा मुंबई में, फिल्म बनाने के लिए,
एक्टिंग करने के लिए। तो इसी तरह से ये अपने इंडिया में बैंक आया आरबीआई, तो वो बैंक जितनी भी मुद्रा है उस पर नियंत्रण रखेगा। जो जो भी करना है वो आरबीआई करेगी, वही डिसाइड करेगी, इसलिए आरबीआई भी आई। तो दोस्तों फिर बैंकिंग प्रणाली ने उसका समुचित विकास, बैंक बैंकिंग का समुचित विकास, ये दोस्तों चौथा पॉइंट है। तो कोई भी चीज़ आती है कुछ अच्छा करने के लिए आती है, ये पहले सकारात्मक सोच लेना, उसके बाद कुछ हुआ ही तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी हो सकते, ये भी सोचना। तो जो सकारात्मक हो वो दोस्तों उद्देश्य हो सकते, प्रॉफिट हो सकते। तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, बैंक का समुचित विकास, देश की बैंकिंग व्यवस्था समुचित विकास रिजर्व बैंक की सहायता से किया जाता है। किसी बैंक की स्थापना उसके अनुसार या अच्छी तरह से चलाने के लिए आरबीआई नियंत्रण करके रखती है। व्यापारी बैंक जो भी वगैरह वगैरह है उसके बिना की नहीं जा सकती। तो रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है, मालूम है, क्योंकि वो मतलब नेता है राष्ट्रपति जैसा। सॉरी यार, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति तो एक कार्य नाम मात्र का है। मंत्रिपरिषद काम कर मतलब वो कुछ भी करवाती है, फिर उसको सलाह देती है, उसके बाद राष्ट्रपति करता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि आरबीआई वही डिसाइड करेगी हर बैंकों के लिए, जो भी करना है आरबीआई। तो बैंकिंग का समुचित विकास, फिर मुद्रा बाजार का संगठन, मुद्रा बाजार का संगठन, ये पांचवा। मुद्रा बाजार का संगठन महत्वपूर्ण दोषपूर्ण होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दोषपूर्ण है ये, दोषपूर्ण होता है। इसके विभिन्न भागों में किस प्रकार का समन्वय सहयोग नहीं था। मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की। मुद्रा बाजार का संगठन, फिर कृषि साख की व्यवस्था, कृषि साख की व्यवस्था, ये सातवां पॉइंट है। भारत कृषि प्रधान देश है, मालूम है, अभी 39%, 52-54% कृषि होगी अभी वर्तमान में। कृषि साख की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आवश्यक हो गया कि कृषि साख की व्यवस्था के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक काम कर रही है, या स्थापना की जा रही है इसको। विदेशों से मौद्रिक संपर्क का कार्य हो रहा है, विदेशों से मौद्रिक संपर्क दोस्तों, विदेशों से मौद्रिक संपर्क स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और आवश्यक भी थी। तो दोस्तों देखते हैं हम आरबीआई की वर्तमान स्थिति, क्या व्यवस्था करती है आरबीआई, वर्तमान में क्या कर रही है आरबीआई। रिजर्व बैंक की वर्तमान अवस्था। तो दोस्तों हम देखते हैं रिजर्व बैंक आज के टाइम में क्या कर रही है। पूंजी दोस्तों, रिजर्व बैंक स्टार्टिंग में निजी शेयर होल्डर की पूंजी रखती थी, 500 करोड़ तो पूंजी रखती थी दोस्तों, जो कि 100 रुपये वाले 5 शेयरों में विभाजित थी, 100 रुपये वाले 5 शेयरों में विभाजित थी। पर 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर जो भी शेयर होल्डर थे निजी, उनके शेयर गवर्नमेंट ने खरीद लिया 1 जनवरी 1950 को, है ना, खरीद लिए, सरकार ने स्वयं खरीद लिए। प्रत्येक 100 रुपये वाले शेयर के लिए सरकार ने 118.10 रुपये मूल्य के रूप में दिए, जो शेयर की कीमत उतनी लगा दी सरकार ने। वर्तमान में रिजर्व बैंक की 5 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी
के अतिरिक्त संचित कोष 150 करोड़ रुपए का है। संचित कोष आरबीआई का। तो दोस्तों प्रबंध कर रही है दोस्तों, कर रही कि नहीं कर रही है। रिजर्व बैंक का प्रबंध एक केंद्रीय संचालक बोर्ड द्वारा किया जाता था। रिजर्व बैंक का प्रबंध एक केंद्रीय संचालक बोर्ड होता था, उसके द्वारा किया जा रहा था। बोर्ड में टोटल 20 सदस्य होते थे, जिनमें एक गवर्नर होता है रिजर्व बैंक का प्रबंध करने के लिए। रिजर्व बैंक की व्यवस्था देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उसी को। तो प्रबंध कौन करता है? केंद्रीय संचालक बोर्ड करता था। केंद्रीय संचालक बोर्ड में 20 सदस्य होते थे दोस्तों। 20 सदस्य में क्या क्या होगा दोस्तों? 20 सदस्य में होंगे दोस्तों गवर्नर, चार्टर, डिप्टी, 4 डिप्टी दोस्तों, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। और वित्त मंत्रालय होगा दोस्तों। वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्त अधिकारी होंगे। नियुक्त अधिकारी 10 संचालक सदस्य होंगे दोस्तों। संचालक सदस्य 10 संचालक सदस्य होंगे दोस्तों। 10 संचालक सदस्य होंगे। संचालक वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत होते, तो वो मनोनीत होते गवर्नमेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते दोस्तों 10 सदस्यों को। 4 स्थायी संचालक बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार द्वारा 4 होते, उसमें से स्थायी संचालक बोर्ड, संचालक लिखा हुआ है दोस्तों, ये संचालक बोर्ड स्थानीय लिख लेना, आगे स्थानीय लिख लेना। स्थानीय संचालक बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए, स्थानीय संचालक बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए गवर्नमेंट उसको भी मनोनीत करती है, उनको भी मनोनीत किया जाता है। तो प्रबंध आरबीआई का संचालक केंद्रीय संचालक बोर्ड द्वारा किया जाता है, उसमें 20 सदस्य होते हैं। एक आरबीआई का गवर्नर, एक होता है आरबीआई का तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी कलेक्टर होते हैं। और दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं। 10 संचालक सदस्य होते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 4 स्थानीय संचालक बोर्ड के सदस्य होते हैं जो भी गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। बैंक के कार्यालय, आप देखते दोस्तों इसकी व्यवस्था देख रहे हैं ना, बैंक के कार्यालय, बैंक रिजर्व बैंक वर्तमान व्यवस्था कैसी है? रिजर्व बैंक कैसा है, व्यवस्था कैसी है, क्या कर रहा है, कैसे काम करता है दोस्तों, क्या है इसमें, कैसी सिस्टम है ये, कैसा बना हुआ है रिजर्व बैंक, क्या उसमें रिजर्व बैंक में, यही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बैंक के कार्यालय होंगे, बैंक का कार्यालय होगा दोस्तों। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कार्यालय मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में इसका कार्यालय मुंबई में दोस्तों। मुंबई में कार्यालय वर्तमान है, परंतु अपने कार्य को सुचारू ढंग से संपादित करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो अपने कार्य को संचालित करने के लिए, अच्छी तरह से व्यवस्था चलाने के लिए दोस्तों इसने क्या करा, दिल्ली में, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नागपुर में,
कानपुर हैदराबाद, कानपुर हैदराबाद में इसके बोर्ड कार्यालय खोल रखे है दोस्तों, है ना। बोर्ड नहीं, कार्यालय खोल रखे। तो कहाँ कहाँ है दोस्तों? मुंबई में उसका मुख्यालय है, दिल्ली है, कानपुर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है। इन स्थानों पे उसने कार्यालय खोल रखे हैं क्योंकि कार्य सफल करना है, जल्दी जल्दी अच्छा कार्य कर सके। जिन स्थानों पे नहीं है ना, वहाँ पे स्टेट बैंक का कार्यालय होता है। बैंक के विभाग है दोस्तों, तो दोस्तों लिख लेना बैंक के विभाग, बैंक के विभाग। बैंक के कितने विभाग है? बैंक के निर्गम विभाग एक है दोस्तों, निर्गमन, निर्गम विभाग, बैंकिंग विभाग, बैंकिंग विभाग, बैंकिंग विकास विभाग, विकास विभाग, बैंकिंग विकास विभाग, विनिमय नियंत्रण का विभाग, विनिमय नियंत्रण का विभाग, फिर औद्योगिक इंडस्ट्री का वित्त विभाग, वित्त विभाग, औद्योगिक वित्त विभाग, गैर बैंकिंग का विभाग, गैर बैंकिंग, गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, ये विभाग है दोस्तों। कानूनी विभाग, कानून का विभाग, कानून विभाग। फिर दोस्तों शोध एवं अंक विभाग, शोध एवं अंक विभाग, अंक विभाग। तो दोस्तों रिजर्व बैंक के बहुत सारे विभाग है, तो उनको अपन समझेंगे आराम से। तो दोस्तों आरबीआई के विभाग भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट है दोस्तों, क्योंकि कार्य करना आसान हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो दोस्तों बैंक निर्गम विभाग, दोस्तों जो बैंक के नोट बनते हैं उन पे साइन करके फिर उस देता है। निर्गम मतलब वहाँ से बाहर निकालते नोटों को। फिर दोस्तों बैंकिंग विभाग, दोस्तों ये बैंक सिस्टम को देखता है। बैंकिंग विभाग अलग होता है दोस्तों, जहाँ पे बैंक अपना कार्य करवाते हैं। यहाँ पे पैसों को साइन वाइन करवा के फिर से मार्केट जिनको देना है पैसे बाहर लोगों के लिए दिया जाता है। बैंकिंग विकास विभाग, इसके तरह दोस्तों यहाँ पे बैंक कैसा कार्य कर रहा है, किस तरह से कार्य हो रहा है बैंक में, वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, कि बुरा काम हो रहा है बैंक का, विकास हो रहा है कि नहीं बैंक का, मतलब बैंकिंग विकास विभाग में ये होता है। विनिमय नियंत्रण का विभाग, दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई भी नोट अदला बदली करना होता है तो उसका नियंत्रण रखा जाता है दोस्तों, इसलिए विनिमय नियंत्रण। औद्योगिक वित्त, दोस्तों इसमें क्या होगा, इंडस्ट्री विभाग में क्या होगा, इसका कार्य छोटे मध्यम श्रेणी के उद्योग के लिए वित्त व्यवस्था करता है दोस्तों। जो भी छोटे फार्म हैं उनके लिए वित्त मतलब पैसे प्रदान करने का कार्य करता है। गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, इस विभाग का कार्य गैर बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्था की देखभाल करता है दोस्तों। गैर बैंकिंग या वित्तीय संस्था है उनकी देखभाल करता है दोस्तों। कानूनी विभाग क्या होगा दोस्तों, रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों को कानून बना के उसमें परामर्श देता है दोस्तों, समय समय पर आदेश भी देता है ये विभाग आरबीआई को, है ना। तो ये कार्य संभालते, ये कानून बनाता है इस तरह से, फिर आरबीआई को बोलता है ये एक है तो ये कानून बनाएगा दोस्तों, कानूनी विभाग है तो आरबीआई के लिए कानून बनाएगा समय समय पर। फिर शोध क्या होगा दोस्तों, इस कार्य साख मुद्रा वित्त कृषि उद्योग आदि के उत्पादन समस्या की खोज करना, फिर आंकड़े एकत्रित करना, प्रकाशन करना, ये होगा दोस्तों अपना शोध।
निगरानी विभाग क्या हो गया? व्यापारी बैंक की निगरानी बैंकों का निगरानी करता है दोस्तों। निगरानी विभाग, निगरानी विभाग ये जो बिजनेस करने वाले बैंक है ना दोस्तों, उनकी निगरानी करते हैं, बैंकों की निगरानी करता है। ये विभाग हो गए दोस्तों आरबीआई की। तो दोस्तों हमने पढ़ा था बैंकिंग, आरबीआई की व्यवस्था कैसी थी। आरबीआई की व्यवस्था मतलब दोस्तों वो किस तरह का है, वो किस तरह से कार्य करता है, क्या करता है दोस्तों, कैसा करता है, ये मतलब वो दोस्तों कैसा है, व्यवस्था कैसी है, वो किस तरह से कार्य करता है। तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग काम है, उसकी सहायता से वो काम करता है ना। तो अच्छे से समझा दिया मैंने। अब बोल रहा है कि आरबीआई की कार्य, आरबीआई क्या करता है यार। आखिर आरबीआई बैंक बना है तो कुछ करने के लिए तो बना है, तो क्या करता है वो लिखना है। क्या करता क्या है उसको बोलते कार्य। आया भी है तो कुछ करने के लिए तो आया होगा, ये तो सभी को मालूम है। शोध करो, अपने अपने सर्च करो, शोध करो, सर्च करो यार, सर्च करो क्या करता होगा यार। आरबीआई बैंक का नोटों को जारी करता है, साग मुद्रा का नियंत्रण तो करता ही है, और बैंकों का बैंक है, विदेशी मुद्रा साख का संरक्षण है। तो नोट, इसके कार्य क्या है दोस्तों। नोट निर्गमन अधिकार, फर्स्ट सेकेंड, सरकार का बैंक है ये, सरकार का बैंक। तो मैं समझा देता हूँ यार, ऐसे तो मैं पढ़ते पढ़ते चले जाऊँगा, लिखते लिखते जाऊँगा, समझ में नहीं आएगा। तो रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक होने के नाते नोट निर्गमन करने का अधिकार है उसको प्राप्त हो गया था। फिर 1 रुपये सिक्का नोट जहाँ सरकार निर्गमन करती है वहाँ 2 रुपये से 1000 रुपये तक नोट। 1 रुपया का सिक्का वो नोट जहाँ सरकार का निर्गमन करती है वहाँ 2 रुपये से 1000 रुपये तक नोट रिजर्व बैंक द्वारा निकले। तो दोस्तों नोट निर्गमन का अधिकार, 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो गवर्नमेंट निकालती है, 2 से 1000 रुपये तक होंगे जितने भी नोट, वो 2000 तक नोट, 2000 का भी आ गया है वर्तमान टाइम में दोस्तों, वो भी गवर्नमेंट नहीं जारी करती, वो आरबीआई जारी करती है। तो ये लिख रहा ना, नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए वो 2 रुपये से 2000 तक के नोट का निर्गमन कर देती है, पर 1 रुपये का नहीं करती, वो सरकार करती है मेरे लालो। यही लिखना। सरकार का बैंकर, रिजर्व बैंक दूसरा कार्य करती है, वो सरकार का बैंक है, केंद्रीय राज्य सरकार का बैंकर है। इस नाते वह केंद्र राज्य सरकार को समस्त बैंकिंग कार्यों को संपादित करती है। जो भी कार्य हो केंद्र राज्य बैंक के, वो कार्य आरबीआई करती है। ये सरकार के लिए वो सरकार स्वीकार भी करती है, एक्सेप्ट भी कर लेती है, आरबीआई का आदेश है दोस्तों। जो भी प्रेषक है अन्य बैंकिंग संचालन कार्य करते हैं, सरकार के लिए नए सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन, फिर सरकार को पैसे देना, अल्पकालीन ऋण देना, 90 दिन के अंदर उसको वापस करवाना, विदेशी विनिमय का कार्य भी करते हैं। तो सरकार का बैंकर। फिर बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंक का बाप, बैंकों का बैंक दोस्तों, यहाँ बैंक का बाप है ये आरबीआई। रिजर्व बैंक बैंकों के बैंकर का कार्य करती है दोस्तों। विपत्ति के समय अवश्य पड़ने पर जो भी घटना हो जाती है तुरंत तो आरबीआई पैसे देती है। अरे यार देख लो ना, कोरोना के टाइम पे पैसे दे रही है, ऐसी सिचुएशन लिख लेना यार, आपदा आ गई तो अनुसूचित बैंक अपने विनिमय पत्रों को इकट्ठा करवा कर अपनी वित्तीय अवस्था की पूर्ति करते हैं। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को क्योंकि वो जमा होती है तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी प्रदान करती है, इसलिए यह बैंकों का बैंक है।
अंतिम ऋणदाता भी है। जो अनुसूचित बैंक है उनको सामान्य नियंत्रण के लिए भी सुविधा देती है। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। विदेशी विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण क्या होगा दोस्तों? रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के भारतीय कोष के संरक्षण का कार्य करती है। जो भी विदेशी मुद्रा का उन दरों पर क्रय विक्रय करती है तथा करते हैं जो समय समय पर भारत द्वारा निर्धारित होते हैं तथा स्वर्ण बहुमूल्य धातु के संरक्षण का अधिकार रिजर्व बैंक देती है। साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण ये कार्य है दोस्तों। मैंने है ना जल्दी में हूँ यार, पर प्रॉब्लम है तरह लिखने में नहीं, ख़त्म हो जाएगी ये क्या इंक, इसलिए है ना। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करती, साख का सृजन करती, उसकी मात्रा जो भी बैंक होती कंट्रोल आ रहा है, जैसे रेट वेट हो गया कुछ भी, उसको कम ज़्यादा करने का काम आरबीआई का होता है। बैंक जो भी दरें होती है वो निर्धारित करती है, कोषों का अनुपात आदि नीतियों का सहारा लेती है दोस्तों। रिजर्व बैंक जो भी खुले बाजार की क्रिया है, नगद कोष अनुपात है, रेट है, नीति दर की नीति है, उनको जारी करने के लिए काम करती आरबीआई। इसलिए साख का नियंत्रण हो जाता है दोस्तों। तो साख का नियंत्रण ये लगी। समाशोधन का गृह। बैंकों का बैंक अंतिम ऋणदाता होने के कारण रिजर्व बैंक समाशोधन गृह का कार्य करती है। जहां आरबीआई के कार्य नहीं है वहां पे स्टेट बैंक स्टेट बैंक के पहले जो भी कार्यालय वो काम करेंगे। तो समाशोधन का गृह कार्य, समाशोधन गृह कार्य लिख लेना। समाशोधन गृह कार्य। समाशोधन गृह कार्य का मतलब हो रहा है दोस्तों बैंक का अंतिम ऋणदाता है, इसीलिए वो क्या करता है दोस्तों, समाशोधन का कार्य करता है। और उसका कार्यालय नहीं होगा वहाँ पे स्टेट बैंक का कार्यालय काम कर देता है। तो दोस्तों आरबीआई केंद्रीय बैंक होने के कारण अनेक कार्य करती है, लेकिन कुछ कार्य है जो कि आरबीआई करती नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वो देख ले तो कौन से कार्य नहीं करती है दोस्तों। ऋण अग्रिम प्रदान करना। ऋण है अग्रिम प्रदान करना नहीं, ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना, जमा तथा चालू खातों पर ब्याज देना, मांग पर देय विपत्र एवं विपत्र के अतिरिक्त एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब अतिरिक्त विपत्र आहरित या स्वीकार करना, यह कार्य नहीं करती। किसी बैंक तथा कंपनी के अंशों को क्रय नहीं कर सकती या उसकी प्रतिभूति होती है दोस्तों, जो भी सिक्योरिटी होती है उस पर ऋण नहीं देती है, ये कार्य नहीं कर सकती दोस्तों। किसी व्यवसाय को करना तथा किसी व्यवसायिक औद्योगिक अथवा अन्य उपक्रम के प्रत्यक्ष हित रखना, हित मतलब उसकी सुरक्षा करना, ये होता है। ये काम नहीं करती आरबीआई। तो ये देख लेना कौन कौन से कार्य आरबीआई नहीं करती, तो लिख लेना ये दोस्तों। देख लेते आरबीआई साख का नियंत्रण किस तरह से करती है। जो भी उसकी ब्रांच है, शाखा है, जो मार्केट में खुली हुई है, बाज़ार में लोगों के लिए पैसे देने के लिए, तो वो उसको किस तरह से कम ज़्यादा कम करके ज़्यादा कम ज़्यादा कंट्रोल करके घेर कैसे ना डालेगी, तो दौड़ेगी, कम कर देगी तो फिर खिंचाएगी, मतलब ऐसा। पर इसके विपरीत होता है वहाँ पे, अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो बैंक कम करने लग जाएगी काम।
कोई भी जो भी पैसे देना है, कुछ भी ऋण, वो लोग भी कम लेने लग जाएंगे। फिर बढ़ा देंगे तो अगर कम कर देंगे तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग जाएगी लेने के लिए। यही काम होता है बैंक में। पर मोटरसाइकिल में विपरीत होता है दोस्तों, वहाँ बढ़ा देंगे तो ज़्यादा भागेगी, कम कर देंगे तो कम भागेगी, ऐसा सिस्टम होता है मोटरसाइकिल में। पर यहाँ पे बैंक का विपरीत है, मोटरसाइकिल के विपरीत है। तो देखते हैं बैंक दर क्या होगा यार। बैंक दर मान लो आरबीआई ने बैंक में बैंक की जो दरें हो ना, उनमें बढ़ा देगी, ब्याज की दर बढ़ा देगी। बैंक क्या करेगी, दर बढ़ा देगी। जैसे मान लो 2% था, तो बहुत पैसे ऋण ले रहे थे लोग, मेरे को इतना दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो। फिर वो पैसे लगा के मार्केट में बहुत हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा ही पैसा होता है। क्योंकि जो ले जाने वाला कुछ धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, लोगों को मजदूर बुलाएगा, मजदूर काम करेंगे, उनको पैसे देगा, ये पैसे ही पैसे हो गए, लोगों के पास बहुत पैसा होगा। फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो आरबीआई क्या करती है, फिर बढ़ोतरी कर देगी 5%। अब ये सामने वाला ऋण लेगा नहीं, क्योंकि बहुत बढ़ोतरी होगी, नुकसान होगा। फिर दोस्तों जो पहले पैसे थे वो वापस चले जाएंगे यहाँ पे, है ना। तुरंत वो फिर बढ़ोतरी कर देगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा इसको, आरबीआई को, जो ब्याज था ज़्यादा, फिर पैसे फिर वापस निकालने में निकालेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा महंगा है ब्याज का दर, तो निकालेगा नहीं। इस तरह से वो नियंत्रण करके रखता है। तो काम भी कम करेंगे, लोगों के पास काम कम होगा तो फिर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि मजदूर नहीं जाएंगे, पैसे नहीं होंगे लोगों के पास। ये गतिविधि करती है दोस्तों आरबीआई। खुले बाजार की क्रिया, खुले बाजार की क्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुले बाजार की क्रिया मतलब दोस्तों, मुद्रा बाजार में सरकारी बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी तथा निजी संस्था की प्रतिनिधियों के क्रय विक्रय से होता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी शेयर होते हैं, खुले शेयर होते हैं दोस्तों, उनका मार्केट में परचेस किया जाता है और बेचा जाता है दोस्तों, वो क्रिया होती है दोस्तों। जब रिजर्व बैंक साख की मात्रा को बढ़ाना चाहती है तो प्रतिभूतियों को खरीदती है। साख की मात्रा बढ़ाना चाहती है तो आरबीआई क्या करती है, जो शेयर है ना उनको खरीद लेती है, सिक्योरिटी को, उसके बदले में मुद्रा दे देती है। मुद्रा का हस्तांतरण व्यक्तियों है ना तथा व्यापारिक बैंकों की ओर होने के लगता है। मतलब दोस्तों, जो भी बिजनेस बैंक के यहाँ जो भी व्यक्ति है, उनका शेयर है, उनको पैसे देना होता है, पैसे उनको दिया जाता है। उसके परिणाम क्या होता है दोस्तों, जमा राशि बढ़ जाती है, इसके आधार पर अधिक शाखा सृजन करने लगती है। उसके विपरीत क्या होता है, आरबीआई साख की मात्रा में कमी करना चाहती है तो प्रतिभूतियों को बेच देती है। साख की मात्रा को कम करना चाहती है तो जो प्रतिभूति सिक्योरिटी है उसको बेच देती है। फिर मुद्रा हस्तांतरण व्यक्ति आरबीआई के पास पहले वो खरीद रही थी, ये खरीद रही थी दोस्तों, ये है दोस्तों आरबीआई, ये खरीद रही है तो पैसे तो इसको दे रही है। फिर ये साख की मात्रा को कम करना चाहती है तो वो आरबीआई क्या करेगी, बेच देगी। फिर जो पैसे थे वो वापस चले जाएंगे आरबीआई के पास। ये सिस्टम इस दर में भी चलता है, वो सिस्टम यहाँ पे भी चल रहा है खुले बाजार की क्रिया में। परिणाम में क्या होता है दोस्तों, पैसे लोगों के हाथ से बैंक के पास चले जाते हैं। फिर क्या करते, जो व्यापारिक बैंक है उसमें पैसे नहीं रहते, खाली होती है दोस्तों। इस तरह बाजार में जो भी मुद्रा है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि व्यापारिक बैंक के पास पैसे नहीं है, लोगों को क्या देगी वो। तो नगद कोषों का अनुपात होता है दोस्तों, जो भी बैंक पैसे लेना जाता है उसको कुछ पैसे रखने पड़ते हैं आरबीआई के पास। तो प्रत्येक व्यापारी बैंक अपनी कुल जमा का निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रहने देता है दोस्तों। वर्तमान टाइम में ये नगद कोष
नकद कोष अनुपात है ना 5.3 से 15% में होता है, इसके ज़्यादा नहीं होता है, 15 से ज़्यादा नहीं होता है। रिजर्व बैंक साख की मात्रा बढ़ानी होती है तो प्रतिशत को कम कर देती है। बैंक की साख सर्जन क्षमता बढ़ जाती है, इस प्रतिशत कम कर देते तो क्या होता है, बैंक में क्षमता है ना उसकी साख की वो बढ़ जाएगी। तो इसके विपरीत अगर साख की मात्रा कम हो करनी होती है तो प्रतिशत को बढ़ा देती है। बैंक में इस तरह से नियंत्रण हो जाता है। जो परसेंट है ना दोस्तों, ये परसेंट है, इसमें 3% कर देगी तो साख की मात्रा बढ़ जाएगी, कमी कर देगी तो साख की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी? बैंक की। अगर बढ़ा देगी, मान लो 10% कर दिया तो यहाँ पे कमी हो जाएगी, साख की मात्रा कमी हो जाएगी, साख की मात्रा में कमी हो जाएगी। फिर वैधानिक तरलता अनुपात, व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंक का, आरबीआई का 1949। फिर कुछ दायित्वों को निश्चित भाग नकदी, स्वर्ण या प्रतिभूति या तरल संपत्ति के रूप में रखना होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं दोस्तों वैधानिक, यहाँ एसएलआर बोलते हैं। इन परसेंट को कम करके आरबीआई अपना साख की मात्रा बढ़ा सकती है तथा घटा सकती है। कोषानुपात है वैधानिक 25%, वर्तमान टाइम में है वैधानिक 25%। चयनित साख नियंत्रण, रिजर्व बैंक कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्य बैंकों को साख प्रदान करने के लिए आदेश देती है तथा उनके उधार प्रतिभूति को परिवर्तित कर देती है। 50% परिवर्तित मूल्यांतर होता है दोस्तों। साख की मात्रा को कम करने के लिए इसे बढ़ाकर 60% कर देती है। 100 रुपये अनाज उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों। नैतिक दबाव, रिजर्व बैंक क्या करेगी, साख को नियंत्रण करने के कुछ नैतिक दबाव डाल देगी दोस्तों। समय समय पर जो भी सूचीबद्ध बैंक है उनको उनकी प्रतिनिधियों की सभा बुलाई जाती है तथा उन्हें अपनी नीति निर्धारण का पालन करना पड़ता है दोस्तों। आरबीआई जो नीति बनाती है उसका पालन करना पड़ता है। नहीं तो बोलेगी तुम काम मत करो, बंद कर दो तुम, तो नैतिक दबाव भी डालती है। तो दोस्तों आरबीआई की सफलता, जो कार्य किए वो सफल हुए कि नहीं वो लिखना है, जो सफल हो गए वो लिखना है। यहाँ पे आरबीआई ने कौन कौन से कार्य कर लिए आसानी से, इसको बोलते हैं सफलता। कहाँ तक पहुँच गई, तो नोट निर्गमन का कार्य कर लिए दोस्तों। नोट निर्गमन नीति उसमें सक्सेस हुई। फिर उसके बाद दोस्तों सुलभ मुद्रा नीति, स्फीति नियंत्रण हो गया, ब्याज की दरों में स्थिरता कर दी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था हो गई, रुपये के बाह्य मूल्य में स्थिरता हो गई, इंडस्ट्री के लिए वित्त व्यवस्था कर दी, कृषि के लिए भी वित्त व्यवस्था होगी। फिर धन का स्थानांतर की सुविधा कर दी दोस्तों। बैंक का विकास करना चालू कर दिया। फिर समाशोधन व्यवस्था हो गई, आंकड़ों का संग्रहण प्रकाशन करना, ये कार्य हो गए। तो ये सफलता हो गई दोस्तों। तो लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा, क्लास 1 घंटे की हो जाएगी यार, पर मैं इसे बता देता हूँ। नोट निर्गमन नीति, सन 1956 के पश्चात आरबीआई ने आनुपातिक नोट निर्गम प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष निधि प्रणाली को अपनाया। तब देश की कागजी मुद्रा में प्राप्त लोच उत्पन्न हो गया। देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करना संभव हो गया। सुलभ मुद्रा नीति, रिजर्व बैंक की स्थापना के समय 3.5% थी, तो 1935 में घटाकर 3 कर दी। सुलभ मुद्रा नीति थी, उसको 3.5 थी तो 3 कर दी घटा के। 1951 के तक यही बैंक दर आज मतलब यही रेट चल रहा है सुलभ मुद्रा नीति का। 1991 तक बैंक धीरे धीरे बढ़ा दी और 10% कर दी तथा वर्तमान में 6% हो रहा है ये। स्फीति नियंत्रण, देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। चयनात्मक साख नियंत्रण नीति विशेष रूप से लाभकारी होती है।
ब्याज दरों में स्थिरता। रिजर्व बैंक की स्थापना पूर्व ब्याज दरों को नियंत्रण करना बहुत कठिन काम था, तो इसकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए आरबीआई ने आया और उसको नियंत्रण करना चालू कर दिया। ये लिख देना। सार्वजनिक ऋण व्यवस्था। रिजर्व बैंक क्या करती है दोस्तों, अब सरकार को भी लोन देती है। फिर रुपये के बाह्य मूल्य में स्थिरता, जो भी जैसे डॉलर आया, डॉलर को इंडिया रुपये में कन्वर्ट करेगा, ऐसा। तो दोस्तों उसको मूल्य इंडस्ट्री के लिए छोटे मध्यम उद्योग है, उनको उनकी संपत्ति देख के पैसे जारी करती है। ये सब कृषि व्यवस्था, मतलब किसानों को पैसे देती है उनकी ज़मीन पे। ये धन का स्थानांतर किया जाता है दोस्तों एक बैंक से दूसरे बैंक में। बैंक का विकास किया जा रहा है। समाशोधन व्यवस्था, जो भी आंकड़े होते हैं आर्थिक, उनको निकालेगी, लोगों से मांगेगी, फिर उसको लाएगी, इकट्ठा करेगी, जांचेगी, फिर प्रकाशित करवाएगी। ये होता है आरबीआई, सफल रही। फिर रिजर्व बैंक की असफलता देखना, असफलता लगा दो यहाँ पे, असफलता है। आप फिर रिजर्व बैंक कौन से कार्य नहीं कर पाई, नाकाम रही या नहीं कर पाई या असफल रही। तो बिल बाजार का पर्याप्त विकास, बिल में जो बाजार होता है उसका विकास नहीं कर पाई। फिर मुद्रा बाजार में समन्वय का अभाव रहा। मुद्रा बाजार में ब्याज दरों में भिन्नता रही। ब्याज दर एक तो ही नहीं, अलग है। एसएलआर, एसएसआर, जो भी बैंक दर है वो अलग है। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद कोष अनुपात अलग अलग है, तो ब्याज की दरों में भिन्नता हो गई। फिर रुपये के आंतरिक मूल्य में अस्थिरता भी आ गई। बैंक की सुविधा अपर्याप्त व्यवस्था है, ये लिख लेना। कृषि साख में कमी है। बैंक संकटों को बचाने में असफल रही, जो बैंक के जो संकट है उनको बचाने में भी असफल रही। रिजर्व बैंक की प्रभावशीलता नहीं है, ये लिख लेना डबल से एक बार और। बिल बाजार, पर्याप्त बिल बाजार है उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई, बिल का बाजार। फिर मुद्रा बाजार में समन्वय स्थापित नहीं कर पाई, कठोरता है, लचीला नहीं कर पाई। ब्याज दर भिन्न है, बैंक दर अलग है, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित कोष अलग है, वगैरह वगैरह अलग अलग है दोस्तों। बैंकिंग सुविधा अपर्याप्त है, लोगों के पास पूरी सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है। कृषि साख की कमी है। फिर बैंकिंग संकटों से बैंक को बचाने में सफल, बैंक का बुरा टाइम आता है उस समय आरबीआई बचा नहीं पाती है दोस्तों। अभी बहुत सारे बैंक निजी कर दिए, विलय कर रहे हैं दोस्तों। फिर रिजर्व बैंक की प्रभावशीलता नहीं है, बस ये लिख लेना। और अपना पार्ट कंप्लीट हो गया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहना यार। और मेरी वीडियो तो ऐसा लग रहा है मेरे को अक्टूबर नवंबर में चलेगी।